यदि कोई व्यक्ति 50 रुपए की चोरी करता है या घूसखोरी करता है या फिर कोई बदमाशी करता है, किसी की संदेहास्पद स्थिति में या डाउटफुल कंडीशन में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसकी सुनवाई जो है तहसीलदार के द्वारा की गई थी। ठीक है। 1893 से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पद का सृजन कर दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पद थे जो न्याय व्यवस्था को देखते थे। पहले थे तहसीलदार, दूसरे थे कमिश्नर और तीसरे थे डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, अब हम देखते हैं कर व्यवस्था का क्या रूप था। कर जो थे ब्रिटिश काल में नगद रूप से लिए जाते थे। गौटिया अब ब्रिटिश काल में मालगुजार कहलाने लगे थे। इनका नाम चेंज हो गया था, ये लोग गौटिया से मालगुजार बन गए थे। जो ब्रिटिश अधीक्षक थे चार्ल्स सी इलियट, उनके द्वारा 1856-57 के बीच में 3 वर्षीय कर व्यवस्था लाई गई थी और उसके हिसाब से उन्होंने करों को अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे कि आबकारी कर, जिसे कलाली कर भी कहा जाता है, पंडरी कर या गैर कृषि कर, सायर या चुंगी आयात निर्यात के लिए, ये सभी कर यहाँ पे वसूल किए जाते थे। और राजस्व का एक अलग लेखा जोखा या एक नियमावली तैयार की गई, जिसे दस्तूर उल अमल कहा जाता था। दस्तूर उल अमल कहा जाता था। अब हम देखते हैं इनकी प्रशासन व्यवस्था। अंग्रेजों के द्वारा ही तहसील व्यवस्था, संभाग व्यवस्था और जिलेदारी व्यवस्था लाई गई थी या जिलों में बांटा गया था। संभाग का गठन किया गया, संभाग जिले में बटे, जिले जो है वो तहसील में बटे, तहसील जो है वो गांवों में बटा हुआ था। तो देखिए 1854 में ही छत्तीसगढ़ में 3 तहसीलों का गठन किया। पहला रायपुर, दूसरा धमतरी और तीसरा रतनपुर। हम क्या देख रहे थे, प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था में मैंने ये बताया कि 1854 में 3 तहसीलों का गठन हुआ। रायपुर पहला था, रायपुर दूसरा था धमतरी और तीसरा था रतनपुर, तो 1854 में। और इसी समय 1855 में नागपुरी रुपया को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह अंग्रेजी रुपया यहाँ पे लाया गया, उसे मान्यता दी गई। 1857 में इन तहसीलों को पुनर्गठित कर दिया गया और 1857 में 2 नए तहसील जोड़े गए। पहला था धमधा और दूसरा था नवागढ़। ठीक है, इसके बाद हुआ ये कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार प्रांत का गठन किया गया और उसी समय 3 जिलों का सृजन हुआ। पहला था रायपुर, ये भी 1861 में बना, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। ये तीनों जो 1861 में बने। ठीक है, ये एक्चुअल में 1863 है, 1893 ले दिया था मैंने, ये 1863 है। ठीक है, तो देखिए प्रशासन व्यवस्था में इस तरीके से चेंजेस हुए और उसके बाद 1862 में नागपुर प्रेसिडेंसी के तहत छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया। आगे चल करके 1905 में जब बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ तो उस समय पुनः पुनर्गठन की
मतलब व्यवस्था लाई गई और नए जिले बनाए गए। 1905 में दुर्ग जिला बना। ठीक है, और साथ ही साथ जो उत्तर का जो कुछ क्षेत्र है जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शामिल है, उसमें बंगाल प्रांत का चांगबकार, कोरिया, सूरजपुर, है ना, और जशपुर, ये सब का जो कुछ कुछ एरिया था वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। और छत्तीसगढ़ या सेंट्रल प्रोविंस या बरार प्रांत का जो सारंगढ़ वाला सारंगढ़ बोल रही, संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो बंगाल प्रांत में शामिल हुआ, जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के शासनकाल में 1910 में स्वतंत्र शिक्षा विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, और आगे चल करके अनेक कॉलेजों और स्कूलों का यहाँ पे गठन हुआ, जैसे कि 1822 में इसके पहले आरकेसी का निर्माण हो चुका था। 1907 में सालेम विद्यालय बना। ठीक है, 1925 में कालीबाड़ी स्कूल, 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल, और इन्होंने 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का गठन किया, जिसके प्रथम आचार्य थे जे योगानंदम। 1944 में महाकौशल समिति का गठन किया गया, और इन्होंने ही 1946 में SBR कॉलेज की स्थापना की, श्री भगवान रामेश्वर लाल कॉलेज, जो बिलासपुर में स्थित था। अब हम देखते हैं उद्योग। 1854 में सीपी मिल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी राजनांदगांव में। 1894 में। ठीक है, और यही आगे चल करके बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से जाना जाता है। उन्नीस सौ 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना की गई थी रायगढ़ में, जो वर्तमान में अभी बंद है। पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्या मंदिर योजना भी लाई गई थी, जो शिक्षा को और बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास था। ठीक है, इसमें क्या करते थे, शिक्षण संस्थान की स्थापना करते थे या घरों पर ही शिक्षा दी जाती थी। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, छत्तीसगढ़ में होने वाले विद्रोह या छत्तीसगढ़ में होने वाली स्वतंत्रता को लेकर के जो आंदोलन हुए उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता का जो शुरुआत था वो 1857 की क्रांति से ही हुआ था। यहाँ पर भी 1857 की क्रांति का असर बहुत बड़े रूप में नजर आया था और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर 1857 के पश्चात आज़ादी के लिए प्रयास किया। ठीक है, और ये जो टॉपिक है अभी से जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह हुए 1857 की क्रांति के बाद, वो सब हम देखते हैं। 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार का एक छोटा सा जगह था, सोना खान जमींदारी पहले बहुत बड़ी थी, बहुत भव्य थी, लेकिन अभी वर्तमान में छोटा सा एक जगह है। ये सोना खान के जो जमींदार थे वीर नारायण सिंह, इन्होंने 1857 में विद्रोह किया था, जिसे सोना खान का विद्रोह कहा जाता है।
ठीक है। वीर नारायण सिंह के द्वारा यह किया गया था, जो बिंजवार जाति के थे। इनकी जाति भी कई बार पूछी जाती है कि कौन से जाति के थे ये। ठीक है, तो देखो सोना खान जमींदारी का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। जब यहाँ पर कलचुरी राजा बहारेंद्र साय का शासन चलता था, तो वहां पर बिसाई ठाकुर नामक एक व्यक्ति का इतिहास मिलता है। वो वीर नारायण सिंह के दादा परदादाओं में से एक थे, जो बिंजवार जाति के थे। उन्होंने अपनी समर्पण के द्वारा या अपनी सेवा भावना के द्वारा बहारेंद्र साय से ये जमींदारी मुफ्त में पाई थी, या आप बोल सकते हैं कि अपने अच्छे काम की वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी पुरस्कार के रूप में दी गई थी। अब हुआ ये 1818 से लेकर 1830 तक अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था। बात थी एडमंड एवेन्यू, क्राफर्ड, विल्किंसन की, जब वो लोग यहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, तो 1818 से लेकर के 1830 तक का जो इतिहास है, थोड़ा सा इसमें छत्तीसगढ़ में मतलब सोना खान की जो जमींदारी का असर उस समय भी पड़ा था, क्योंकि 1819 में इसी जगह पर राम राय का विद्रोह हुआ था, जो वीर नारायण सिंह के पिताजी थे, और मैसन नामक अधिकारी के द्वारा इनका दमन कर दिया गया था। ठीक है, बाद में आगे चल करके वीर नारायण सिंह जो है वो यहाँ का जमींदार बना, और हुआ ये कि ये जो जमींदारी थी स्वतंत्र थी, लेकिन अंग्रेजों की यहाँ पे कुदृष्टि थी। वीर नारायण सिंह जो था एक साहसी व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था, और ये लोकप्रिय था। मतलब यहाँ की जो जनता थी इसे काफी प्रेम करती थी, और ये भी अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। और जब उसने देखा कि इस क्षेत्र में 1857 के समय बहुत अधिक सूखा आया, मतलब आपदा आई, लोगों के पास न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए पानी भी नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसपास के जितने भी जो मतलब संपन्न व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उनसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसी समय इन्होंने वीर नारायण सिंह ने पास का एक करौर नामक गांव था, वहां के माखन नामक व्यक्ति से मदद मांगी। ठीक है, ये क्या था, धनी व्यक्ति था, इसके गोडाउन में बहुत सारा अनाज ये छिपा करके रखा हुआ था, लेकिन ये भूखी जनता को देने के लिए तैयार नहीं था। वीर नारायण सिंह ने इससे मदद मांगी, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। तो क्या किया वीर नारायण सिंह, सीधा इसके गोडाउन में जाकर के वहां का ताला तोड़ करके जितना भी अनाज था, जो भी गरीबों के लायक जितने भी जो भी व्यक्ति थे, उनके हिसाब से उन्होंने अनाज को निकाला और गरीब जनता में इन्होंने बांट दिया। इसका असर ये हुआ कि इसने किसको कंप्लेन कर दिया, जो ब्रिटिश अधिकारी थे चार्ल्स सी एलियट, उनको इन्होंने कंप्लेन किया कि मेरा ये इस तरीके से मुझे लूटा गया। इसने बहुत बनावटी बातें की, और इसने जो भी कंडीशन थी उसको नहीं बताया। ठीक है, तो हुआ ये कि जब इसने मतलब कंप्लेन किया, तो इसको पकड़ लिया गया वीर नारायण सिंह को, और इसे जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे 1857 की क्रांति चल रही थी, तो जेल में भी सभी सैनिकों ने मिलकर के जैसे कि विद्रोह किया था, तो वहां पर भी जिस जेल में वीर नारायण सिंह को रखा गया था, वहां पर भी विद्रोह हुआ, और ये इनके साथियों की मदद से छूटकर वहां से बाहर निकल आए। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब मुझे अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला करना ही है, और इसी वजह से ये गए सोना खान में अपने जो बेटे थे और जो फैमिली थी उसको इन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, और वहां पर एक छावनी की तरह युद्ध भूमि इन्होंने तैयार किया। और कैप्टन स्मिथ और वीर नारायण सिंह के मध्य एक घमासान युद्ध जैसा चलता रहा। स्मिथ के द्वारा इनका दमन कर दिया गया, और 10 दिसंबर 1857 को इन्हें रायपुर के जय स्तंभ में फांसी की सजा दी गई। बहुत बार पूछा जा चुका है, 10 दिसंबर 1857। ठीक है,
10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इन्हें छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सैन्य विद्रोह। सैन्य विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे हनुमान सिंह। इस विद्रोह को शुरुआत जो है हनुमान सिंह ने ही किया था। वो अपने 22 साथियों के साथ रायपुर के मतलब जो बटालियन थी है ना, वहां पर इन्होंने ये विद्रोह किया था। जब उन्होंने देखा कि बहुत क्रूर तरीके से वीरनारायण सिंह की मतलब मृत्यु हो गई, उन्हें फांसी दे दी गई, तो इन्होंने भी ये सोचा कि अब इन्हें भी विद्रोह करना है और इसी वजह से इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के विद्रोह किया। इन्होंने जो रायपुर बटालियन के जो प्रमुख थे सीटवेल, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, और इनके साथियों को पकड़ लिया गया और उसी समय 22 जनवरी का ये समय था, 22 जनवरी डेट था, 22 जनवरी 1858 22 जनवरी 1858 को इनके 17 साथियों को फांसी की सजा दे दी गई या उन्हें मृत्यु दे दी गई। जैसे भी उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हनुमान सिंह जो थे वो बच करके निकल गए और इसी वजह से इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, हनुमान सिंह जो थे वो सेना की तीसरी बटालियन में एक छोटा सा पद होता है ना, एक लश्कर का पद होता है, लश्कर मैगजीन लश्कर। ठीक है, मैगजीन लश्कर के पद पर ये पदस्थ थे और अपने 17 साथियों के साथ इन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन ये स्वयं फरार हो गए और इनके साथियों को 22 जनवरी 1958 को फांसी की सजा दी गई। इन्हें क्वेश्चन आता है इससे कि इसने किसकी गोली मारकर हत्या की थी। इसने सीडवेल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और इसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अब हम देखते हैं सरगुजा के राजकुमारों के द्वारा किया गया विद्रोह। सरगुजा के 3 राजकुमार थे, कल्याण सिंह, धीरज सिंह, शिवराज सिंह। तो हुआ ये कि 1852 में इन तीनों राजकुमारों को मानव वध के लिए, मतलब मनुष्य की ये लोग बलि देते थे, ऐसा इन पर आरोप लगा और इन्हें रांची के जेल में भेज दिया गया। ठीक है, रांची के जेल में ये लोग 1857 तक रहे और चूंकि रांची में 1857 की क्रांति का बहुत असर पड़ा, उसी समय सैन्य विद्रोह की वजह से यहाँ पे सैनिकों के विद्रोह कर देने, उनके आक्रमण की वजह से ये लोग भी वहां से भाग करके वापस छत्तीसगढ़ आ गए। चूंकि ये लोग सरगुजा के राजकुमार थे, सरगुजा वर्तमान में ये रहा, ठीक है, मैप में देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने आकर के सोचा कि अब हमें भी इस विद्रोह में भाग लेना है और इसी वजह से इन्होंने अंग्रेजों से कड़ा विरोध किया और उनके अगेंस्ट ये लोग काम करने लगे। ठीक है, तो हुआ ये कि धीरज सिंह और शिवराज सिंह दोनों को मतलब दोनों जब युद्ध कर रहे थे तो इसी वजह से अंग्रेजों के हाथों इन दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, और सिर्फ कल्याण सिंह जो है वो शेष बचा। तो कल्याण सिंह को अंडमान निकोबार भेज दिया गया या उसे काला पानी की सजा दे दी गई। तो इस तरीके से इनका भी बहुत ही बुरे तरीके से दमन कर दिया गया। लेकिन सरगुजा के इन राजकुमारों का जो विद्रोह है आज भी स्मरणीय है। ठीक है, अब हम छत्तीसगढ़ में एक और अन्य महत्वपूर्ण विद्रोह को देखते हैं, वो है संबलपुर में होने वाला सुरेंद्र साय का विद्रोह।
1905 की बात थी। 1905 में छत्तीसगढ़ में जो संबलपुर का कुछ जो क्षेत्र था, कुछ भूभाग था छत्तीसगढ़ में शामिल था। चूंकि उसी समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और कुछ क्षेत्र जो थे वो बंगाल प्रांत में चले गए और कुछ क्षेत्र जो थे वो छत्तीसगढ़ में आए। और उसके पहले या उसी समय की बात है, संबलपुर का कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में शामिल था। तो 1905 में यहाँ के राजा जो थे उनका नाम था बलियार सिंह। ठीक है, तो बलियार सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था विक्रम सिंह। और इसी विक्रम सिंह के पुत्र जो वास्तव में इसका एक सौतेला बेटा था, या सौतेला बेटा नहीं बोल सकते, इसकी रखैल का बेटा था विक्रम सिंह का बेटा नारायण सिंह, है ना। ये नारायण सिंह जो है यहाँ का अगला राजा बना, या इसको राजा घोषित किया गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्थानीय जनता थी, यहाँ पे जो भी स्थानीय लोग थे, वो लोग इसको राजा स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से फिर यहाँ पर सुरेंद्र साय और जो लखनपुर है, लखनपुर क्षेत्र है, वहां के जो जमींदार थे बलदाऊ, है ना, इन दोनों ने मिलकर के इन लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि जो बलदाऊ थे उनकी मृत्यु हो गई और सुरेंद्र साय बच गए। क्योंकि कुछ ये जो घमासान युद्ध चला वो अंग्रेजों और इन राजकुमारों के मध्य चला, मतलब ये जो युद्ध था वो उत्तराधिकार के लिए था और अंग्रेजों के खिलाफ भी चला। इसी वजह से क्या हुआ, इन्हें 1857 में ही 1857 की ये बात थी। उस समय उन्हें ये डेट था करीब 31 अक्टूबर का, ठीक है। 31 अक्टूबर 1857 में इन्हें कैद करके हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था, जहां से ये बाहर आ गए, ठीक है। मतलब 1857 में इन्हें कैद कर लिया गया था और इन्हें हजारीबाग जेल में मतलब रखा गया था। लेकिन 31 अक्टूबर 1857 को ये वहां से जेल से फरार हो गए, मतलब वहां से भाग करके निकलने में सफल हो गए। वहां से आने के बाद ये अब कट्टर रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने लगे थे। अब क्या हुआ कि मतलब आगे समय बीतता गया और 1864 में ये फिर से पकड़े गए, ठीक है। 1864 में पकड़े जाने के बाद इन्हें असीरगढ़ के किले में रखा गया था। असीरगढ़ के किले में रख करके इन्हें मृत्यु पर्यंत यातनाएं दी गई, बहुत इन्हें प्रताड़ित किया गया और अंततः 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। सुरेंद्र साय का जो विद्रोह था वो मुख्य रूप से उत्तराधिकारी के लिए ही था, क्योंकि यहाँ पे जो राजा आते गए वो जनता के द्वारा अप्रिय थे और उन्हें स्वीकार नहीं करती थी जनता। इसी वजह से सुरेंद्र साय और बाकी उनके अन्य साथियों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। लेकिन अंग्रेजों की चूंकि इसमें मतलब बहुत अंग्रेज इन्वॉल्व होने लगे थे, इसी वजह से यह जो विद्रोह था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होता चला गया था और अंततः 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से इन्हें छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार पूछा जा चुका है कि सुरेंद्र साय का विद्रोह का कारण क्या था, कहाँ पर इनका विद्रोह हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कौन से सन में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो लाइन मैंने कहा छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद, इस बारे में भी इस लाइन को लेकर के कई तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से कहाँ, कब कब इनका जो विद्रोह हुआ, इसका स्टेप्स भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ गए, क्योंकि किसी भी विद्रोह के बारे में, उसके साथियों के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन से शुरुआत करते हैं। किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा
1885 के बाद जैसे कि भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे लोग जुड़ते गए, बड़े बड़े नेता उसमें भागीदारी देते गए और उसके बाद एक सशक्त राष्ट्र की सबको जरूरत पड़ने लगी और एक स्वतंत्र राष्ट्र का सभी के मन में विचार आने लगा और धीरे धीरे सभी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने लगे। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना का जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में भी पड़ा और छत्तीसगढ़ के अनेक राजाओं ने कांग्रेस से जुड़ने के बारे में सोचा और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बिगुल यहाँ भी फूका। ठीक है, ये बहुत सुंदर वर्ड है ये, जो आप हमेशा देखे होंगे कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कि और इसी तरीके का लिखना भी चाहिए। जैसे हम मेंस में अगर हम लिखते हैं तो अगर इस तरीके के जो शब्द यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा आपका एक व्यक्तित्व दिखाता है, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा दिखाता है। ठीक है, तो ये तो भारत की बात है। अभी हम प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन है और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई वो देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रभाव कुछ जगह पर दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में 3-4 विद्रोह हुए। ठीक है, अच्छा बीच में हम जब जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे तो उस समय छत्तीसगढ़ में और बहुत पहले के भी विद्रोह कुछ विद्रोह थे, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। ए.ओ. व्योम है ना, इसके गठन करने वाले में से एक थे और जो इसका गठन जो है वो एक मतलब अभी भी विवाद का विषय है कि आखिर उन्होंने इसका गठन क्यों किया था। ए.ओ. व्योम ने कांग्रेस का गठन किस वजह से किया था, किस विचार से किया था, यह अभी भी विचारणीय विषय है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो गठन है ए.ओ. व्योम के द्वारा किया गया था, जो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। उसके अलावा और कोई भारतीय नेता हुए जिन्होंने इसके गठन में भूमिका निभाई। तो कांग्रेस के गठन में अनेक राजाओं अनेक बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया और एक मजबूत संगठन का निर्माण हुआ। कांग्रेस की जो पकड़ थी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे। देश के बड़े बड़े मुद्दों पर ये लोग अपने विचार रखते थे और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरी जनता तक पहुंच चुके थे। आगे चल करके 1889 में बम्बई अधिवेशन हुआ और इसी बम्बई अधिवेशन से छत्तीसगढ़ में जागरूकता शुरू हुई, क्योंकि इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें से पहले थे रामदयाल तिवारी, दूसरे थे सीएम ठक्कर, तीसरे थे वामन राव लाखे, और चौथे थे माधवराव सप्रे। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में इसमें भाग लिया। तो इसको पूछा जा सकता है कि बम्बई अधिवेशन 1889 में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था। तो बात आती है 1891 का नागपुर का अधिवेशन। नागपुर जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट में भी और कितना पास है ये, और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि बाद में यहाँ पर 1888 में रेलवे मंडल की स्थापना हुई थी, जिसकी वजह से नागपुर और बम्बई से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग कनेक्ट हो गए थे। तो 1891 का जो नागपुर अधिवेशन था, जो बहुत फेमस अधिवेशन था, इसमें छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें पहले थे रामदयाल तिवारी, दूसरे थे बद्री प्रसाद साव, तीसरे थे सीएम ठक्कर, और चौथे थे वामनराव लाखे। इस अधिवेशन की सभापति पी उरांव थे।
पी आनंद थे इस अधिवेशन के जो सभापति थे, पी आनंद थे। ठीक है, उन्होंने इस मतलब अधिवेशन की एक हिसाब से अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 1891 के जो नागपुर अधिवेशन में मुख्य रूप से जो जंगल में कर लगाने वाले थे, मतलब जंगल के कोई भी उत्पाद जब लिए जाते थे उस पर जो कर लगाए जाते थे वो, और नमक कर, इन दोनों करों के बारे में विशेष रूप से डिस्कशन किया गया कि कैसे इसका विरोध करें, कैसे जनता को इस कर को हटा करके जनता की मदद करें, जनता को फायदा उठाए और जनता का कल्याण हो, इस तरीके का प्रयास किया जाए। जनता के फायदे के लिए काम करने के बारे में इसमें सोचा गया था। सन 1905 की बात है, उसके पहले सन 1900 की बात है। 1900 में छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया गया। पेंड्रा बिलासपुर से किया गया था इसका संपादन माधवराव सप्रे जी के द्वारा, और इनका साथ दिया था वामन राव लाखे जी ने। इसके बाद 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का राजनीति में प्रवेश हुआ, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कब? 1905 में। 1900 के बाद ही छत्तीसगढ़ में पत्रिकाओं का दौर शुरू हुआ और आगे चल के अनेक व्यक्तियों के पत्र एवं पत्रिकाएं छत्तीसगढ़ में छपने लगी, और जिसकी वजह से बहुत सारी जानकारियां फैलने लगी। लोगों तक अंग्रेजों के द्वारा जो भी काम किए जाते थे उसका बढ़ चढ़ करके विरोध प्रारंभ हो चुका था। तो 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का राजनीति में प्रवेश हुआ। चूंकि 1905 में ही छत्तीसगढ़ में बंगाल में विभाजन का एक प्रभाव पड़ा था। 1905 में दुर्ग जिले की स्थापना हुई थी, बहुत सारे काम हुए, 1905 की बात है ये। तो 1905 में बंगाल विभाजन या बंग विभाजन का विरोध करते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा संमित्र मंडल, इस मंडल का गठन किया गया 1905 में। इसी समय आर्य समाज है ना और ब्रह्म समाज दोनों का बहुत अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। जैसे कि बिलासपुर में रीडिंग क्लब की स्थापना की गई, वहां पे लोगों को अवेयर किया जाता था, उनकी एक तरह से ग्रूमिंग क्लास चलने लगी थी। रायपुर में बाल समाज की स्थापना हुई थी, कवि समाज की स्थापना हुई थी, लाइब्रेरियन सर्टिफिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाल कवि समाज बना, लाइब्रेरियन सर्टिफिकेट एसोसिएशन, मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ये सभी जो संस्थान थे इनके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि आर्य समाज और ब्रह्म समाज का उस समय बहुत अधिक प्रभाव था, तो वही प्रभाव और वही ये जो व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगी थी। ठीक है, इसके बाद 1960 का समय आया। 1960 का सूरत का अधिवेशन जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में।
अधिवेशन में भारत के नेता दो अलग अलग भागों में बंट गए थे। एक वो जो गरम दल के थे, उग्रवादी विचारधारा के थे और उग्रवादी तरीके से अपना काम करवाना चाहते थे, और एक नरम दल के नेता थे जो शांति तरीके से, है ना, असहयोग की भावना को लेते हुए धीरे धीरे आजादी को पाना चाहते थे। तो नरम दल और गरम दल के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें पहले थे सुंदरलाल शर्मा, दूसरे थे नारायण राव मेघावाले और तीसरे थे शिवराज मुंजे। इन तीनों ने सूरत के अधिवेशन में भाग लिया और वहां से आकर के इन्होंने असहयोग के काम को बढ़ाया, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की, और इसी वजह से इन्होंने धमतरी में, राजिम में और महासमुंद में, इन तीनों जगह पर खादी उद्योग की स्थापना की। सूरत अधिवेशन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। हुआ ये कि सूरत अधिवेशन के कुछ दिन पश्चात ही रायपुर के टाउन हॉल में कांग्रेस का या जिला कांग्रेस परिषद का सम्मेलन था। कहाँ? रायपुर के टाउन हॉल में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री केलकर कर रहे थे। और स्वागत के लिए अध्यक्ष बनाया गया था हरि सिंह गौर को। तो जैसे ही अधिवेशन स्टार्ट होने वाला था तो हरि सिंह गौर और दादा साहब खापर्डे के मध्य एक विवाद सा उत्पन्न हो गया, केवल राष्ट्रगान के गायन के लिए। दादा सिंह खापर्डे जो थे ये चाहते थे कि यहाँ पर जो अधिवेशन शुरू होने वाला है उस पर वंदे मातरम का गीत पहले गाया जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन हरि सिंह जो गौर थे वो इस बात से सहमत नहीं थे और दोनों के मध्य विभाजन हो गया, और दादा साहब खापर्डे जो थे वो उठ करके चले गए और आगे चल करके उन्होंने और भी जो जगह थी वहां पर रैलियां निकाली और वहां पर अपना भाषण दिए। तो यहीं पर से ही जो कांग्रेस समिति थी, जिला कांग्रेस समिति, वो दो भागों में बढ़ गई, जिसमें गरम दल के नेता में दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे, वामन राव राठे शामिल थे। और नरम दल के नेताओं में हरि सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर माधोलकर शामिल थे। इन सभी नेताओं के नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनका नाम कई बार पूछा जा चुका है। गरम दल के नेता कौन थे और नरम दल के नेता कौन थे।